जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस सीखने जा रहे हैं। कैन आई स्टार्ट? यस। ओके, देखिए बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या है, सबसे पहले आपको एक, आपके पास एक असेंबली होगी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, जैसे मिठाई का डब्बा होता है लाइक दैट। और बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी जेल जो आपने कल एक जेल बनाई थी अगारोज पाउडर से, उसको यहां पे डालना है। आपने क्या किया, अगारोज पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करके अगारोज सॉल्यूशन बनाया, और इस अगारो सॉल्यूशन को बच्चों आपने गर्म किया। गर्म करने के बाद में आप इस गर्मा गर्म सॉल्यूशन को, इस गर्मा गर्म सॉल्यूशन को बच्चों इसमें डाल दोगे। ठीक है ना। जब आप इसमें डालोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जेल डालने से मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है गर्म, इस सॉल्यूशन को, अगारो सॉल्यूशन को डालने से पहले बच्चों इसके अंदर एक है ना कॉम्ब होता है, उस कॉम्ब को फिट करना होता है समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए ये आपका कॉम्ब है, लेट मी चेंज द कलर, ब्लू पे ब्लू नहीं दिखेगा आपको सही। कॉम्ब, इस कॉम्ब को बच्चों आपको है ना यहां पे वर्टिकली ऐसे फिट कर दोगे। ठीक है, जब ये वर्टिकली ऐसे फिट होगा, मान लो डब्बा ऐसे है और कॉम्ब ऐसे है, ठीक है ना। अब आपको इसमें अपना ये जो गर्मा गर्म सॉल्यूशन है वो इसमें डाल देना है। जब आप इसमें डाल दोगे, सो ये मान लीजिए आपने सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, थोड़ी देर के बाद में बच्चों ये सॉल्यूशन जो है ना सेमी सॉलिड हो जाएगा। भर दो इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन से। लाइक दिस, ठीक है। इसको पूरे को भरने के बाद बच्चों 10-20 मिनट के बाद जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा एक्चुअली, तब आपको इस कॉम्ब को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है। जहां से कॉम्ब आप खींचोगे वहां पे देखोगे आपको है ना गड्ढे से बन गए हैं, जिनको आप बोलते हो वेल्स। तो जब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, आप इस कॉम्ब को यहां से रिमूव कर दोगे, कॉम्ब को यहां से रिमूव कर दोगे। रिमूव करते ही यू विल सी, व्हाट यू विल सी, यू विल सी ये देखिए बच्चों वेल्स बन चुके हैं अब यहां पे। These are called वेल्स। क्या यहां तक आपको समझ में आया? मैं चाहता हूं कि एक एक बात आप मुझे बताएं ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे पास जो सैंपल है डीएनए का वो यहां पे डालना है। कंसीडर ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपको ऐसे ना प्रेसिपिटेट सा दिख रहा है, जेली लाइक प्रेसिपिटेट दिख रहा है बच्चों।
जो डीएनए है, हो सकता है ये डीएनए पूरा हो, अगर आपने कंप्लीट डीएनए आइसोलेट किया तो ये कंप्लीट हो सकता है, या हो सकता है कि आपका डीएनए जो फ्रेगमेंट्स में हो, दोनों ही बातें हो सकती है। मे बी आपने फ्रेगमेंट्स बना लिए हो, मे बी आपने पूरा डीएनए आइसोलेट किया हो। तो मान लीजिए कि आपके फ्रेगमेंट्स है, एक बार के लिए मान लो डीएनए फ्रेगमेंट्स है। तो इस डीएनए फ्रेगमेंट वाले इस पार्ट को, ये जो आपको जेली लाइक पोर्शन दिखेगा, इसको आपको बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे, धागे से इसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना, या एक है ना ऐसे नॉब होती है बच्चों, उसको डाल करके आप इसको बाहर निकाल सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू रिमूव इट, इसको यहां से बाहर निकालना। दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब समझ में आया? स्पूलिंग का मतलब कुछ नहीं, ट्यूब से डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया, दैट इज स्पूलिंग। इज इट क्लियर आर्या? यस सर। ठीक है, अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने आपको एक बात बोली थी कि अभी हमें श्योर नहीं है कि वो डीएनए ही है, क्या हो सकता है वो कचरा हो, ठीक है ना, लेकिन हम मान करके चलें कि वो डीएनए होगा। तो हमें क्या करना है, वो जो हमने यहां से बाहर निकाला है उसको बच्चों हम इन वेल्स में ना थोड़ा थोड़ा, वो जो निकला है उसको बाहर इन सभी वेल्स में हम लोड कर देंगे। तो डीएनए वाले सैंपल को आप इन वेल्स में बच्चों लोड कर दोगे। जब आपने इन वेल्स में अपने सैंपल को लोड कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस डीएनए सैंपल के साथ बच्चों आप एक चीज और करते हो, आप एक डाई भी डालते हो। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सैंपल के साथ में एक और चीज लोड कर रहे हो, एक डाई है बच्चों, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। सो आपने अपना सैंपल लोड कर दिया, वेल्स में डाल दिया, और प्लस इथिडियम ब्रोमाइड को आपने लोड कर दिया। लोड करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो असेंबली है, इस असेंबली में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जैसे कि एक साइड देखोगे आपको यहां पे ना एनोड मिलेगा जो कि आपका, और यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज है, और एक तरफ आपका इधर रहता है आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो एक तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। और ये मान लीजिए बच्चों, ये इनका जो मीटर है ना, मीटर से कनेक्टेड है ऐसे करके, ये बटन है, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, आपने सैंपल लोड किया हो बच्चों, सैंपल में है डीएनए, राइट। और बच्चों डीएनए पे याद रखना, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है बच्चों कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ते हो ना आप फिजिक्स में, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मींस नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ बच्चों अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? क्या ये समझ आया आपको आर्या कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही मैंने बिजली का बटन दबाया ये पॉजिटिव चार्ज एक्टिव फॉर्म में आ गया, और आपका जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज था वो डीएनए फ्रेगमेंट्स, अगर वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स इस तरफ है ना रन करने शुरू कर देंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और आप ये नोटिस करोगे कि थोड़ी देर के बाद में ना यहां पे क्या होगा, बैंड बन जाएगी, मान लीजिए इस तरीके से आपको बैंड दिखाई दे रही है, लाइक दिस। ये बच्चों मान लो आपको डीएनए की बैंड दिखाई दे रही है, ठीक है। पीछे की तरफ आप देखोगे बच्चों लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, आगे की तरफ आपको मिलेंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, क्योंकि स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं ना उसके ऊपर फ्रिक्शन कम हो रहा है तो वो बहुत स्पीड से रन कर सकता है। और ये जो आपकी जेल है ना बच्चों, ये जेल एक तरह की मैट्रिक्स के जैसी है, ठीक है ना, जैसे एक जाल के जैसी सी है जहां पे टनल्स टाइप सिस्टम है। तो ये जो आपके फ्रेगमेंट्स है वो उन टनल्स में से रन कर रहे हैं। किस बेसिस पे रन करें? टू बेसिस पे। नंबर वन साइज के बेसिस पे, नंबर वन साइज के बेसिस पे रन कर रहे हैं।
कि जिसका साइज छोटा होगा वो आगे की तरफ मिलेगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो पीछे की तरफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि छोटे साइज के ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा तो वो इधर उधर कम टकराएगा और जल्दी आगे पहुंच जाएगा। बड़े वाला तो ना ऐसे है, लाइक दिस, ऐसे किया हुआ बच्चों उसने, एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, तो वो ज्यादा उसका फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको आगे पहुंचने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो वो पीछे ही रह जाएगा। सो नंबर 1 साइज के बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं। नंबर 2 चार्ज भी यहां पे काम कर रहा है, क्योंकि चार्ज के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना। हमने देखा डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल which is attracted by this positively charged electrode. In this way आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद आपको इस जेल को बाहर निकालना है। जैसे बच्चों हम हलवा बनाते हैं ना, पलटा होता है, पलटा देखा आपने, इससे ऐसे इधर उधर करते हैं। सो इस पलटे टाइप का एक सिस्टम है, पलटा ही लगा लीजिए, लैब में होता है। हम उससे क्या करेंगे, इस जेल को ना ऐसे नीचे से उठा करके और बाहर निकाल लेंगे। हमने जेल को यहां से ना बाहर निकाल लिया, ठीक है। सो मान लीजिए बच्चों ये मैंने अपनी जेल को बाहर निकाल लिया और उस जेल पे क्या बने हुए हैं, उस जेल पे है बच्चों हमारे ऐसे करके डीएनए फ्रेगमेंट्स। दीज आर डीएनए फ्रेगमेंट्स। आ रहा है यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। वेल डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इन और हाँ एक और बात, डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ हमने एक चीज लोड की थी बच्चों, हमने एक डाई लोड की थी जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। सो कंसीडर इनके साथ में इथिडियम ब्रोमाइड भी अटैच हो चुकी है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने बनाई, दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड। हमें इस जेल को बच्चों, एक मशीन है छोटी सी हमारे पास जिसे बोला जाता है यूवी इल्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? यूवी इल्यूमिनेटर। हमें इस जेल को एज इट इज यहां से निकाला और जेल को रख देना है यूवी इल्यूमिनेटर पे। So this gel is transferred onto a machine। मान लो बच्चों ये वो मशीन है, that is UV illuminator। हमें हमारी जेल को इस पे रख देना है। लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे फ्रेगमेंट्स है। अब क्या करेंगे भाई, यूवी इल्यूमिनेटर पे रख दिया। अब बच्चों इसके ऊपर हम डालते हैं यूवी लाइट। ऊपर क्या डालेंगे इनके? यूवी लाइट डाली जाएगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली जाएगी बच्चों। तो क्योंकि हमें पता है इन फ्रेगमेंट के साथ में क्या अटैच थी, एक डाई अटैच थी बच्चों, एक ऑरेंज कलर की डाई अटैच थी जिसे हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड पे जैसे ही ये यूवी लाइट गिरेगी, इथिडियम ब्रोमाइड है ना ऑरेंज कलर की चमकने लगेगी, और वो ऑरेंज कलर की चमक रही है। हमें पता है कि इथिडियम ब्रोमाइड किससे बाइंड करती है? डीएनए से बाइंड करती है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इथिडियम ब्रोमाइड जहां जहां चमक रही है, जहां जहां ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस दे रही है, वहां पे हमारा डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। सो जैसे यूवी लाइट गिरी हमें ऑरेंज कलर की बैंड दिखेगी। सो ये ऑरेंज कलर कहां से आया? ये डीएनए का कलर नहीं है बच्चों, ये ऑरेंज कलर है आपका डाई का, इथिडियम ब्रोमाइड का कलर है। ठीक है, इस तरीके से हम डीएनए को
सेपरेट करते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को तो हमने सेपरेट कर लिया। अब मान लो मुझे अपनी मर्जी का कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, तो बच्चों मैं उस डीएनए फ्रेगमेंट को यहां से सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। यहां से सेपरेट करेंगे, फिर उसको हम कुछ केमिकल्स, कुछ बफर्स की हेल्प से उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। सो अपनी मन मर्जी के डीएनए फ्रेगमेंट को कंसीडर, मुझे ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए तो मैं इस फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लूंगा, उसके बाद में सेपरेट करके इसे प्यूरिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड, इस डीएनए फ्रेगमेंट को यहां से कट आउट करना, यहां से सेपरेट आउट करना, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट आवर डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगर आपने फ्रेगमेंट ना बनाए होते, मान लो कि आपके पास कंप्लीट डीएनए होता, तो बच्चों आपको इतनी सारी बैंड दिखाई नहीं देती, आपको एक ही बैंड दिखाई देती, और वो भी बहुत ही ऊपर वाले रीजन में दिखाई देती है। आपकी बैंड है ना कुछ ऐसी दिखती है, अगर आपने डीएनए को आइसोलेट ना किया होता तो काफी थिक बैंड आपको दिखाई देने वाली थी, लाइक दिस, जस्ट वन बैंड, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता, ठीक है, वो ज्यादा नीचे रन नहीं कर पाता ड्यू टू साइज। इज इट क्लियर? यस और नो? आर्य आवाज नहीं आ रही आपकी? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए क्या यूज क्या हुआ, फिर कहां पे यूज कर सकते हैं हम? यूज ऑफ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए आपका आइसोलेशन करने की प्रोसेस करने के बाद क्या आपके सॉल्यूशन में डीएनए प्रेजेंट भी है कि नहीं। जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैंने बोला कि मुझे है ना बैक्टीरिया की, या मान लो एनिमल सेल की, कोई भी फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया की सेल्स मैंने आपको दे दी, और मैंने बोला मुझे ना इस बैक्टीरिया सेल का डीएनए निकाल करके दिखाओ। आपने उसका डीएनए निकाला, लेकिन मैंने नहीं माना कि ये डीएनए ही है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि वो डीएनए नहीं, वो कोई कचरा है। तो आपने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से ये साबित करके दिखा दिया कि देखो सर ऑरेंज बैंड आ रही है, और ऑरेंज बैंड जो है ना इसलिए आ रही है क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ऑरेंज बैंड का रीजन क्या है कि इथिडियम ब्रोमाइड ही डीएनए फ्रेगमेंट से जाकर के बाइंड करती है, और वो ऑरेंज कलर की फ्लोरेसेंस एमिट करती है। अगर डीएनए नहीं होता तो आपकी इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड किससे करती है, और कोई ऑरेंज कलर भी नहीं आता, और हम मानते कि वो कचरा ही था। लेकिन अगर ऑरेंज कलर के बैंड्स आ रहे हैं, दैट मींस यस डीएनए इज प्रेजेंट देयर, ओके। सो डीएनए की प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं, और बच्चों हम अपनी मर्जी का कोई फ्रेगमेंट वहां से ले सकते हैं, और उस फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ मिला करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना सकते हैं। सो वी कैन यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हो गया इसका यूज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का मैंने बता दिया, वेक्टर्स क्या होते हैं, वो डीएनए आरएनए होते हैं जो आपके डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर लेकर के जाते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको फिर आगे बढ़ेंगे। वेक्टर्स आर न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए यूज्ड टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन सेगमेंट इनटू होस्ट सेल, है ना। प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, कोई वायरस भी आपका वेक्टर हो सकता है जो आपके जीन को होस्ट सेल में पहुंचा देगा। हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये वेक्टर जो है, ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये क्रोमोसोमल डीएनए के बिहाफ पे काम नहीं करते हैं, ये बच्चों सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, ये सिर्फ खुद की सुनते हैं, ओके। प्लाज्मिड्स बच्चों वो एक या दो कॉपी बना सकते हैं, दे में हैव 1 to 2 कॉपीज पर सेल। कुछ एक ऐसे भी हैं जो 15 से लेकर के 100 कॉपीज पर सेल बना सकते हैं। सो जो इनकी कॉपीज करने की कैपेसिटी है वो
हर प्लाज्मिड की सेल टू सेल वेरी करती है। क्या फीचर क्या होते हैं बच्चों एक प्लाज्मिड के? एक अच्छा प्लाज्मिड हम किसे बोलेंगे? मेन फीचर्स ऑफ अ प्लाज्मिड, सबसे पहली बात उसके पास होनी चाहिए बच्चों ORI साइट। मान लो ये आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास में सबसे पहले एक साइट होनी चाहिए जिसका नाम है ORI साइट। क्योंकि बच्चों ORI साइट एक ऐसी साइट होती है जहां से एक डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्योंकि एंजाइम ऐसा है बच्चों, एंजाइम ऐसे नहीं कहीं से भी अपना काम शुरू कर देंगे, नो, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। वो अपना काम की शुरुआत, अपने रेप्लिकेशन प्रोसेस की शुरुआत ORI साइट से करेंगे। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? एक अच्छा प्लाज्मिड, एक अच्छा वेक्टर किसे मानेंगे? जिसके पास में क्या प्रेजेंट हो? ORI साइट प्रेजेंट हो। दूसरा ROP साइट। ROP साइट का मतलब है रेगुलेटर ऑफ प्लाज्मिड। बच्चों ये ROP साइट क्या करती है? ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या होता है भाई सिलेक्टेबल मार्कर? दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं बच्चों, वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अनदर इज LAC-Z जीन। देखिए सबसे पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर। भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हो, राइट? अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हो। लेकिन बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर जा चुका है? क्या पता वो ना गया हो और आप अपने होस्ट सेल को इंक्यूबेट कर दो, उसको कल्चर करवाने लग जाओ, ठीक है ना, और फालतू में अपना न्यूट्रिशन खराब कर दो। क्योंकि जब बड़े बड़े रिएक्टर्स में काम होता है बच्चों, बड़े बड़े टैंक्स पे काम होता है, वहां तो ना कितना सारा यू कैन से लीटर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया डालना पड़ता है। अब आपकी अगर सेल्स जो आप इनोक्यूलम डाल रहे हो, अगर उसके अंदर जो डाल रहे हो वो उसके अंदर आपका डिजायर्ड जीन ही नहीं है, तो भाई आपके होस्ट सेल है ना ग्रो करती जाएंगी, खाना खा जाएंगी, उनके पास आपका डिजायर्ड जीन नहीं है तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। दैट मीन्स, मैं इसको है ना छोटा करके फिर से समझाता हूं अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया तो। देखो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चों ये मान लीजिए आपका डिजायर्ड जीन है, ठीक है, डिजायर्ड जीन को आपने अटैच करवा दिया वेक्टर के साथ और आपने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको डालना है अपनी होस्ट सेल के अंदर। तो ये है आपकी अलग बहुत सारी होस्ट सेल्स, दीज आर योर होस्ट सेल्स। और ऐसे बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हमने बना लिए। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में डालते हैं, सबको पता ये बात। जब एक होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है, उस होस्ट सेल को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर इसके अंदर ये चला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ऐसी होस्ट सेल को मैं बोलूंगा कि मेरी जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गई है। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि होस्ट सेल वो ट्रांसफॉर्मेंट बन भी चुकी है कि नहीं? तो कैसे साइंटिस्ट लोग पता करते हैं बच्चों? दो तरीके होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ठीक है ना। सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट जा चुका है या नहीं जा चुका है। अगर नहीं गया है तो ऐसी होस्ट सेल को हम एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं होस्ट सेल को फर्दर यूज करेंगे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट बन चुकी है। तो इसी को पता करने के लिए बच्चों हमारे पास में दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन,
वन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अनदर इज LAC-Z जीन। इन जीन ये कैसे काम करते हैं ये डिटेल्स हम अलग से सीखेंगे सेपरेटली। अभी बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे दो सेलेक्टेबल जीन है जो हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. फिर नेक्स्ट चीज बच्चों, आपका जो वेक्टर है उसके पास में ना रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट क्या होती है? जैसे ये आपका वेक्टर हो गया, इस वेक्टर पे जहां पे भी आप अपना डिजायर्ड जीन डालोगे, मान लो आप यहां पे अपना डिजायर्ड जीन फिट कर रहे हो, तो ये साइट कहलाएगी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो होती है बच्चों जिस जगह पे आपका एंजाइम आकर के कट लगाएगा, राइट? क्योंकि जब तक इस पे कट नहीं लगेगा तब तक आप अपना एंजाइम, आपका अपना डिजायर्ड जीन कैसे फिट कर सकते हो? सो जहां पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के कट लगाएगा और आप अपना डिजायर्ड जीन वहां पे फिट करोगे, दैट साइट इज योर क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट होगी तभी तो जीन फिट हो पाएगा। रेस्ट्रिक्शन साइट भी आप इसको बोल सकते हो, तो इसका होना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, आपका जो वेक्टर है ना वो साइज में स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेक्टर बड़ा बन गया, आपका वेक्टर बहुत बड़ा है तो होस्ट सेल में घुसेगा ही नहीं, ठीक है ना? ये देखिए मान लो ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये वेक्टर है, इसके साथ जुड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और सामने है आपके मान लो होस्ट सेल। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं मैं बच्चों। ये मान लीजिए बच्चों आपकी होस्ट सेल है। सो आपका वेक्टर जो है ओवरऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका साइज ही इतना बड़ा है कि इसके अंदर घुस ही नहीं सकता, तो क्या फायदा? अब अंदर एंटर ही नहीं करेगा, प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। सो एटलीस्ट साइज इतना छोटा हो कि आराम से इसके अंदर एंटर कर पाए, घुस पाए, ठीक है ना? ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों जो एक वेक्टर की होती है। क्या वेक्टर की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई? Yes. ओके, हमारे पास अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेक्टर बच्चों दैट इज PBR322। अभी मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, वही चीजें यहां पे अप्लाई होने जा रही है। देखो, हमने बोला कि एक अच्छा वेक्टर किसको मानेंगे? जिसके पास में ना ORI साइट हो, जिसके पास ORI साइट है, जिसके पास ROP साइट हो, ROP साइट भी है। तीसरी चीज, जिसके पास में सेलेक्टेबल मार्कर हो। तो देखो इसके पास बच्चों दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर भी है। और क्या भाई, साइज भी छोटा होता बच्चों इसका। नेक्स्ट चीज, इसके पास है ना, देखो कितनी सारी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट है PST1 के लिए, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चों, PVU1, इको-R1, इको-R1 मैंने आपको बताया भी है पहले, CLA1, HIND1, HIND3, BAMH1, CEL1, PVU2, these are different restriction endonucleases साइट्स, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर के अटैक करेंगे, कट करेंगे और उसके बाद आप अपना डिजायर्ड जीन यहां पे फिट कर सकते हो। सो बच्चों ये है आपका PBR322। PBR मींस प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगस। PBR का मतलब क्या है? प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगस, ये साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड हो गया। और 322 को हम एक्सपेरिमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ बुक्स में सीरियल नंबर लिखा होता है, ठीक है ना? ये चीज है। सो इसको पूरे को बोला PBR322, ये याद रखना है। मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आपका वेक्टर, इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर। ओके, समझ में आ गया?
यस बच्चों इसके अलावा भी हम कुछ और वेक्टर यूज करते हैं, ज्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, दो दो बातें याद रख लेना। मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इन वेक्टर्स के बारे में। देखिए जैसे कि आपका नेक्स्ट वेक्टर आता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड आपको इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ पैथोजन। कौन से पैथोजन से मिलता है? अगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। ये क्वेश्चन बन गया कि टीआई प्लाज्मिड कौन से पैथोजन से, कौन से बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया है? अगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। ये पैथोजन बच्चों डाइकोट प्लांट्स पे अटैक करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। इसी को, इसके डीएनए को हम टी डीएनए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जब एक प्लांट सेल पे अटैक करता है तो ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूस करता है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पे गांठें बन जाती है, ठीक है ना, जैसे कैंसर के केस में था। ड्यू टू इट्स ट्यूमर इंड्यूसिंग नेचर इट कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। नॉर्मल सेल को किस में चेंज कर सकता है? ट्यूमर सेल में। एंड यूज दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। टीआई प्लाज्मिड हैज नाउ बीन मॉडिफाइड। हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको कर दिया बच्चों मॉडिफाई। हमने इसको एज अ वेक्टर बना लिया और अब हमने इसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को कर दिया खत्म। इसके हथियार जो कि पैथोजेनिक थे वो हमने डिसआर्म कर दिए। डिसआर्म का मतलब इसको हथियार रहित कर दिया। अब ये इन्फेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन ये प्लांट के अंदर जाकर के जो भी से प्रोडक्ट, जो भी जीन का प्रोडक्ट दल है उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट जरूर बनाएगा। सो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है टीआई प्लाज्मिड कौन से पैथोजन से लिया? अगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। ये पैथोजन किस प्लांट पे अटैक करता है? ये डाइकोट प्लांट्स पे अटैक करता है। दो तरह के प्लांट्स होते हैं ना एंजियोस्पर्म में, डाइकोट्स मोनोकोट्स, तो डाइकोट प्लांट का पैथोजन है। इसके डीएनए को टी डीएनए भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ट्यूमर इंड्यूस करता है बच्चों, ठीक है ना। बस इतना ही से बात आपको याद रख लेनी है। कर पाओगे आर्या? इजी है बिल्कुल, 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे बस। यस सर। आगे देखिए नेक्स्ट है बच्चों रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरसेस, देखिए क्या लिखा हुआ है? एनिमल्स में दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। बच्चों एनसीईआरटी के ना एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। बस मैंने उनको थोड़ा सा तरीके से लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। रिट्रोवायरसेस इन एनिमल्स दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। ये वायरस क्या कर सकता है? नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर सकता है एनिमल्स के केस में। रिट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड। हमने इनको भी डिसआर्म कर दिया, इनको भी परखच्चे उड़ा दिए। एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन। और अब हम इनसे हमारा काम करवा रहे हैं, हम हमारा डिजायरेबल जीन ट्रांसफर करवा रहे हैं किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। सो वी आर यूजिंग रिट्रोवायरसेस फॉर एनिमल सेल्स। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर आपको अपना डिजायर्ड जीन भिजवाना है तो आप इस वायरस का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज योर बैक्टीरियोफेज, दैट इज योर बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। इसके अलावा दो और यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज बैक एंड यक। बैक दूसरा है बच्चों यक। बैक क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यक मींस यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बच्चों बैक और यक है ना, दोनों का इस्तेमाल हमने किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में आएगा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है बच्चों, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग आपके 16 साल तक चला था, जहां पे हमने डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे तब बैक और यक का फिर से डिस्कशन होगा। तो दे आर जस्ट योर वेक्टर्स which you are using to deliver your desired gene into host cell, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रख लेना, बैक और यक को कहां पे इस्तेमाल किया गया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट की डिटेल हम मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में करेंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है?
No. ओके गुड, जस्ट अ मिनट, पानी पी लेता हूँ बच्चे एक बार। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक और मुझे आपको बताना है, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई, ध्यान से सुनना इसको। कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या मतलब है भाई? बच्चों आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनाना आ गया, अब आपको अपने डीएनए को, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजना है, राइट? किस में भेजना है? होस्ट सेल के अंदर। लेकिन होस्ट सेल में भेजना बच्चों इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए जो है ना बच्चों, डीएनए हाइड्रोफिलिक है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक। और आपकी जो सेल है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर है वहां पे। सो इनकी बनती नहीं आपस में। सो इसीलिए डीएनए डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, एक होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपने होस्ट सेल्स को कैल्शियम के सॉल्यूशन में डाल दो। जो आपके होस्ट सेल्स हैं उनको कैल्शियम के सॉल्यूशन में डाल दो। कैल्शियम क्या आपका? दिस इज योर डाइवेलेंट आयन, कैटायन है बच्चों। कैल्शियम के कारण क्या होगा? सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैल्शियम आयंस के कारण सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही पोर्स ओपन होंगे, इस चीज का फायदा उठा के आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बच्चों वो होस्ट के अंदर चला जाएगा। सो एक मेथड तो ये है कि अपने होस्ट को कैल्शियम के सॉल्यूशन में डालो, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, पोर्स ओपन होंगे, और आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एंटर कर जाएगा होस्ट सेल के अंदर। दूसरा मेथड है बच्चों हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में क्या करना है आपको? अपने होस्ट सेल्स को और यू कैन से जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को साथ में लेना है, और एक बार उनको 40 यू कैन से कितना टेम्परेचर है यहाँ पे, हाँ 42 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। उसके बाद आइस पे, फिर अगेन 42 पे, फिर अगेन आइस पे। तो इसको स्विच करते रहना है आपको, ठीक है ना। आपका जो भी कंटेनर है जिसमें आपका होस्ट सेल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एक बार उसको आइस पे, एक बार 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस, है ना, गर्म सर्द नहीं करनी है इनको। सो इससे क्या होगा बच्चों, ये जब आप ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट करोगे ना, अगेन पोर्स ओपन होंगे, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल एंटर इनटू होस्ट सेल। सो आप अपने होस्ट सेल्स को क्या बना रहे हो? आप अपने होस्ट सेल्स को बच्चों कॉम्पिटेंट बना रहे हो, ताकि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है आपका एंटर कर सके, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। क्या इनफ है? कर दे क्लास ऑफ? Yes, sir. चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मैं आपको सिखाऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।